तो अभी हमने सर्टोली सेल और लेडिक सेल से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में जाना। अब उनके रेगुलेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बनाया है। आपने पढ़ा ही होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, जहाँ पर हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे अटैच्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। हाइपोथैलेमस तो नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस का पार्ट, तो बना हुआ किससे होगा? न्यूरॉन से। तो हाइपोथैलेमस की भी बेसिकली मैं उन न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, जिन्हें बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो हाइपोथैलेमस में ऐसी हार्मोन रिलीज करने वाली दो तरह की न्यूरॉन्स हैं। देखिए, एक तो ये हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स मैंने बनाई हुई है। ये वो न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस की जो कंप्लीटली हाइपोथैलेमस में ही रखी हुई हैं। इनका साइटोन, डेंड्रोन, एक्सॉन, टीलोडेंड्रिया, कंप्लीटली दीज न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड विद इन द टिश्यू ऑफ हाइपोथैलेमस। चले, अब क्या होता है, इन न्यूरॉन्स के साइटोन में हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं जो इन न्यूरॉन के एक्सॉन में से, एक्सोप्लाज्म में से फ्लो करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? टीलोडेंड्रिया पर, और वहां जाके स्टोर हो जाते हैं। जब भी न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स जनरेट होता है, तो जैसा हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स में जब नर्व इंपल्स जनरेट होता है तो उनके टीलोडेंड्रिया से जनरली जो केमिकल रिलीज होता है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन अब क्योंकि इन न्यूरॉन्स के अंदर टीलोडेंड्रिया में स्टोर्ड क्या है? एक सर्कुलेटिंग हार्मोन। तो जब भी ये न्यूरॉन्स एक्साइट होंगी इनके टीलोडेंड्रिया से, वो सर्कुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा। चले, तो ये फर्स्ट कैटेगरी हार्मोन हो गए हाइपोथैलेमस के, जिसको हम कह रहे हैं द हार्मोन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एंड रिलीज्ड आल्सो बाय हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस में बनेंगे ये हार्मोन और वहीं पर रिलीज होंगे। अब दूसरी कैटेगरी देखिए, ये भी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, लेकिन इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है वो एक्सटेंड होते हुए पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में चले गए हैं, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले गए हैं। तो अब क्या होगा, इन साइटोन्स के अंदर जो भी हार्मोन बनेगा, तो ये साइटोन्स कहां रखे हुए? हाइपोथैलेमस में। तो ये हार्मोन्स बन कहां रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। लेकिन ये हार्मोन्स एक्सॉन के थ्रू फ्लो करते हुए कहां पहुंच गए? टीलोडेंड्रिया में। लेकिन इन न्यूरॉन्स के टीलोडेंड्रिया कहां रखे हुए हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में। इसका मतलब ये हो गए वो हार्मोन जो सिंथेसाइज्ड होंगे हाइपोथैलेमस में, बट रिलीज कहां से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये तो हो गए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरह के हो गए, एक तो हाइपोथैलेमस से ही बनेंगे और हाइपोथैलेमस में ही रिलीज हो जाएंगे, और दूसरे वो जो हाइपोथैलेमस में बनेंगे लेकिन रिलीज कहां से होंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इनके तो एग्जाम्पल भी दो ही हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब सवाल आता है तीसरी कैटेगरी का हार्मोन जो सिंथेसाइज भी कहां होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और रिलीज भी किससे होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस के ये वाले हार्मोन्स, जिन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स, रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो अब देखिए, ये जो मैंने आपको सबसे पहली कैटेगरी हार्मोन बताई थी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की, जो हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज्ड हुए थे और हाइपोथैलेमस में ही रिलीज हो गए थे, उसके बाद ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस में। ये कैसे जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी तक? ब्लड के थ्रू। यहां पर एक पोर्टल वेन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन यानी उस वेन में क्या होगा? ब्लड, जो इस एरिया से हाइपोथैलेमस से ब्लड कलेक्ट करेगा और उस ब्लड को ले जाके कहां पर फैला देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो जो भी इन हार्मोन्स से, यहाँ पे जो ये न्यूरॉन से हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, ये कहां पहुंच जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स को कंट्रोल करेंगे कि उन सेल से हार्मोन्स रिलीज होगा या नहीं होगा। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज यहां पर मैंने एक एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है गोनेडोट्रॉफ सेल्स। एक बात मान के चले, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत तरह की सेल्स हैं जिनसे बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से मैंने एग्जांपल लिया है कौन सी सेल का? गोनेडोट्रॉफ सेल्स का, जो हमारे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेवेंस है। चलिए, तो देखो, इस गोनेडोट्रॉफ सेल से रिलीज होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिनका नाम होता है FSH एंड LH। तो इसका मतलब क्या हुआ? FSH और LH कहां पर सिंथेसाइज हुए? एडिनोहाइपोफाइसिस से। रिलीज भी कहां से हुए? एडिनोहाइपोफाइसिस से, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से इन गोनेडोट्रोपिन का यानी FSH LH का सिक्रीशन कंट्रोल कौन करेगा? वो कंट्रोल करेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो ध्यान से सुने, इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीज हुआ एक हार्मोन जिसका नाम है GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ब्लड के थ्रू कहां
कहाँ पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब ये जीएनआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल को इंड्यूस करेगा? गोनेडोट्रॉफ सेल को, जिससे क्या रिलीज होंगे? एफएसएच एंड एलएच। तो अब देखिए गोनेडोट्रोपिन कितने टाइप के हैं? 2, एफएसएच एंड एलएच। इसी तरह से इनको रिलीज करवाने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन है ये भी 2 टाइप के होंगे, यानी जीएनआरएच के भी 2 टाइप होंगे, एफएसएचआरएच और एलएचआरएच, यानी एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन और एलएच रिलीजिंग हार्मोन। हालांकि जनरली आपको हर जगह जीएनआरएच ही लिखा हुआ मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जीएनआरएच एफएसएच के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब वो कौन सा जीएनआरएच है? एफएसएचआरएच। और अगर जीएनआरएच एलएच के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब वो जीएनआरएच है एलएचआरएच। और अगर जीएनआरएच एफएसएच एलएच दोनों के साथ लिखा हुआ है इट मींस उस जीएनआरएच का मतलब एफएसएचआरएच भी है और एलएचआरएच भी है। तो ये हमें खुद को ही समझना पड़ता है, ये किसी भी टेक्स्ट में आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन हम इस बात को समझेंगे कि जीएनआरएच कैसा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुआ वहां से ही रिलीज हुआ। इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ब्लड के थ्रू कहां पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन जीएनआरएच के रिसेप्टर एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल पे होंगे? गोनेडोट्रॉफ सेल पे। तो जैसे ही जीएनआरएच गोनेडोट्रॉफ सेल पे बाइंड होगा तो उस गोनेडोट्रॉफ सेल से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो जाएंगे, एफएसएच एंड एलएच। डिपेंड करेगा कौन सा जीएनआरएच है। अगर यहां पर जीएनआरएच कौन सा है? एफएसएचआरएच, तो गोनेडोट्रॉफ सेल से क्या रिलीज करवा देगा? एफएसएच। अगर ये जीएनआरएच है एलएचआरएच तो ये गोनेडोट्रॉफ सेल से क्या रिलीज करवा देगा? एलएच। तो इसका मतलब 3 हार्मोन यहां पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जिनको डिटेल में आप एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैंने हिंट इसलिए दिया है क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स के बेसिस पर हम फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेशन मैकेनिज्म को समझेंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए, इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रिलेटेड 3 तरह के मैं हार्मोन्स बता रहा हूं, जिसमें 2 तो हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। फर्स्ट कैटेगरी, द हार्मोन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज्ड आल्सो बाय हाइपोथैलेमस। दीज आर रेगुलेटरी हार्मोन्स फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। दीज हार्मोन्स रीच्ड अप टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू ब्लड, थ्रू पोर्टल वेन। फिर सेकंड कैटेगरी, these hypothalamic hormones are synthesized by hypothalamus but released by posterior pituitary, क्योंकि न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है वो एक्सटेंड होते हुए कहां जा रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनके एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, 2 ही एग्जांपल हैं। थर्ड कैटेगरी हार्मोन कौन से बताए? द हार्मोन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, रिलीज्ड आल्सो बाय एडिनोहाइपोफाइसिस बट अंडर द रेगुलेशन ऑफ व्हिच हार्मोन्स? फर्स्ट कैटेगरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जिनको हमने बोला है रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन्स यानी रेगुलेटरी हार्मोन्स। तो चलते हैं इसी के बेसिस पर अब हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज ये है हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुआ जीएनआरएच, जो कितने टाइप का हो सकता है? 2, एफएसएचआरएच और एलएचआरएच। यहाँ चलो मेंशन कर देता हूँ, वैसे याद रखनी पड़ेगी बात। अब ये ब्लड के थ्रू हार्मोन, पोर्टल वेन के थ्रू हार्मोन कहाँ पहुंचेगा? हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल को इंड्यूस करेगा ये जीएनआरएच? गोनेडोट्रॉफ सेल को। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये कौन सी सेल्स इंड्यूस हो गई? गोनेडोट्रॉफ सेल्स। अब इन गोनेडोट्रॉफ सेल से क्या रिलीज होगा? अगर एफएसएचआरएच होगा तो एफएसएच रिलीज होगा और एलएचआरएच होगा तो एलएच रिलीज होगा। ये एफएसएच एलएच क्या कहला रहे हैं? गोनेडोट्रोपिन। यानी ये किसके लिए ट्रॉपिक है? यानी ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? गोनेड को। मेल गोनेड कौन है? टेस्टिस। अब टेस्टिस में 2 तरह की सेल्स आपको बताई थी, सर्टोली सेल्स और लीडिक सेल्स। तो ध्यान से सुनेंगे, एलएच गोनेड की लीडिक सेल को टारगेट करेगा, जबकि एफएसएच गोनेड की सर्टोली सेल को टारगेट करेगा। तो एलएच कहां पहुंचा? लीडिक सेल्स पर, और लीडिक सेल से क्या रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। चलो पहले इसी को समझते हैं कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, स्पेशली कौन? एलएचआरएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रॉफ सेल से क्या रिलीज करवाएगा? एलएच। ये एलएच गोनेड की लीडिक सेल्स को इंड्यूस करेगा, जिससे क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। अब समझने वाली बात यह है कि अब इस टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए आता है फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोसेस में 2 चीज होती हैं, एक तो होता है कॉज, दूसरा होता है रिजल्ट। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो होता है कॉज, जिसकी वजह से वो प्रोसेस हो रही है, जो उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी बात होती है रिजल्ट। तो बताइए फीडबैक किसी भी मैकेनिज्म में कौन देगा, रिजल्ट या कॉज? हमेशा फीडबैक देता है रिजल्ट। रिजल्ट फीडबैक देता है किसके लिए? कॉज के लिए। रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कॉज बढ़ेगा या कम होगा।
तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में दो चीजें हैं, एक तो कॉज जो उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी चीज होती है रिजल्ट। तो फीडबैक कौन देगा हमेशा? रिजल्ट। तो रिजल्ट फीडबैक देगा किसके लिए? कॉज के लिए। जैसा मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ये प्रोसेस हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ, जीएनआरएच आया, फिर एलएच आया, फिर लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ। यहां पे रिजल्ट कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट है, तो कॉज कौन है? जीएनआरएच और एलएच। तो फीडबैक कौन देगा? रिजल्ट, टेस्टोस्टेरोन। किसके लिए? कॉज के लिए, जीएनआरएच और एलएच के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्टोस्टेरोन का फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है? रिजल्ट, और फीडबैक हमेशा कौन देता है? रिजल्ट। किसके लिए? कॉज के लिए। तो सीधी सी बात, इस प्रोसेस में रिजल्ट है टेस्टोस्टेरोन, कॉज है जीएनआरएच और एलएच, तो फीडबैक टेस्टोस्टेरोन ने दिया। कहां पर? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किसके लिए? जीएनआरएच और एलएच के लिए। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फीडबैक होते कितने तरह के हैं। फीडबैक बेसिकली दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। अब एक बात यह है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है? अगर किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रूटीनली कंटिन्यूअसली बॉडी में मेंटेन होना है तो उसको हमेशा एक लिमिट में चलना होगा। कोई भी चीज़ लंबे समय तक बॉडी में कब मेंटेन रह सकती है? जब वो लिमिट में चलेगी। लिमिट में वो रहकर बॉडी के होमियोस्टेसिस को, बॉडी की प्रोसेस को कंट्रोल करती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, लिमिट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लगातार रेगुलरली बॉडी में रिलीज होने वाला हार्मोन है, लगातार ब्लड में इसकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है, या बहुत ही रेयरली कभी कभी 2-4 दिन ये हार्मोन आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रूटीन रेगुलर हार्मोन है, लगातार बॉडी में मेंटेन रहता है। तो अगर ये लगातार बॉडी में मेंटेन रहता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए फीडबैक कैसा होगा? नेगेटिव फीडबैक। कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। सपोज मैंने कहा ये टेस्टोस्टेरोन की ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन रेंज है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन की ब्लड में एक कांस्टेंट रेंज रहेगी, एक फिजियोलॉजिकल रेंज रहेगी, यानी एक फिजियोलॉजिकल लिमिट रहेगी। यानी ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन कभी इस अपर लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी और कभी इस लोअर लिमिट से ज्यादा कम नहीं होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल हो पाएगा नेगेटिव फीडबैक से। अब नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करेगा, ध्यान से समझना। ये डिसाइड करेगा लिमिट। सपोज मैंने कहा जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, यानी जीएनआरएच की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सिक्रीशन भी बढ़ता जा रहा है। एलएच का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपर लिमिट से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। तो अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन अपर लिमिट के नजदीक पहुंचेगी, यानी कुल मिलाकर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। तो अब यही ब्लड हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से गुजरेगा। इन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स पर टेस्टोस्टेरोन के क्या होंगे? रिसेप्टर्स। तो जब ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं उनका सैचुरेशन भी ज्यादा होगा। और इस सैचुरेशन ज्यादा होने की वजह से, एक जनरल लैंग्वेज में बोले तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी समझ जाएंगे कि ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो उनसे जीएनआरएच का, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? सप्रेस। जैसे ही जीएनआरएच एलएच का सिक्रीशन सप्रेस होगा, वैसे ही लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, इसका मतलब जो ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, अब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा क्या? नहीं, अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये कौन से लिमिट डिसाइड हो गई? अपर लिमिट। इसका मतलब जब रिजल्ट बढ़ा, रिजल्ट कौन? टेस्टोस्टेरोन, और ये बढ़ता बढ़ता जब अपर लिमिट के नजदीक पहुंच गया तो इसने नेगेटिव फीडबैक देके कॉज को कम कर दिया, कॉज के सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया, यानी जीएनआरएच एलएच के सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? जीएनआरएच एलएच के सप्रेस होते ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी डाउन हो गया। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन ने अपनी अपर लिमिट को एक्सीड नहीं किया। कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। कौन सी लिमिट डिसाइड हो गई? अपर लिमिट। और ठीक इसके अपोजिट, अगर रिजल्ट कम हो और कॉज को बढ़ा दे, जैसा टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होता ही गया, तो ये क्या हो गया? रिजल्ट कम होता जा रहा है।
क्या ये टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा कम हो जाएगा? नहीं, ये लोअर लिमिट से ज़्यादा कम नहीं होगा। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन की जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में लोअर लिमिट के नज़दीक पहुंच जाएगी तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं उनका सैचुरेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल वर्ड में बोले कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी समझ गए कि ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ऐसे में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये टेस्टोस्टेरोन इस लोअर लिमिट से कम हुआ? नहीं, ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो कौन सी लिमिट डिसाइड हो गई? लोअर लिमिट। कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। तो अगर रिजल्ट बढ़े कॉज को कम करवा दे, नेगेटिव फीडबैक। कौन सी लिमिट डिसाइड हुई? अपर लिमिट। और अगर रिजल्ट कम हुआ और उसने कॉज को बढ़वा दिया तो कॉज को बढ़वाने से क्या हुआ? रिजल्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये लोअर लिमिट से ज्यादा कम होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कौन सी लिमिट डिसाइड हुई? लोअर लिमिट। कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। तो बिल्कुल बेसिक से प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में लगातार चल रही है, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में मेंटेन रहेंगी, तो उनको लिमिट में चलना होगा, तभी वो बॉडी में लगातार मेंटेन रह पाएंगी। उसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड होना जरूरी है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिसाइड कौन करेगा? नेगेटिव फीडबैक। यानी जब रिजल्ट बढ़े कॉज को कम करवा दे। कौन सी लिमिट डिसाइड हो गई? अपर। और जब रिजल्ट कम हो कॉज को बढ़ा दे तो कौन सी लिमिट डिसाइड हो गई? लोअर। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक इट वेरी सिंपल, रिजल्ट बढ़े कॉज को कम करवा दे, रिजल्ट कम हो कॉज को बढ़वा दे। दोनों ही केस में फीडबैक कैसा है? नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि अगर ये नेगेटिव फीडबैक है देन व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर रिजल्ट बढ़े और वो कॉज को भी बढ़वा दे, रिजल्ट बढ़े और वो फीडबैक देके कॉज को भी बढ़वा दे, तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो मुझे एक बात बताओ, क्या टेस्टोस्टेरोन गलती से भी पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है? नहीं, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होगा? ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, इसकी वजह से अगर रिजल्ट बढ़ गया, यानी सॉरी कॉज बढ़ गया, कौन? जीएनआरएच और एलएच, तो फिर रिजल्ट और ज्यादा बढ़ेगा, यानी टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर और ज्यादा ये कॉज को बढ़वा देगा, फिर और ज्यादा रिजल्ट बढ़ेगा, यानी ये दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे, एक्सट्रीम आता जाएगा। अब क्योंकि ये एक रूटीन रेगुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और फाइनली इतने ज्यादा बॉडी के अंदर ये हार्मोन हो जाएंगे कि इसकी वजह से बॉडी की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि कभी भी रूटीन और रेगुलर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा। यहां पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है रूटीन रेगुलर हार्मोन है, ये एक लिमिट में मेंटेन होगा और लिमिट डिसाइड कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक। तो कभी भी टेस्टोस्टेरोन पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा। तो सवाल ये आता है कि फिर पॉजिटिव फीडबैक होता कहां है? पॉजिटिव फीडबैक की खास बात क्या है? क्या पॉजिटिव फीडबैक लिमिट को मेंटेन करता है? नहीं। अभी मैंने बताया ये पॉजिटिव फीडबैक, रिजल्ट बढ़ा कॉज को बढ़ाया, रिजल्ट और बढ़ा कॉज को बढ़ाया, ये एक्सट्रीम अचीव करता है, ये लिमिट मेंटेन नहीं करता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम आता जाएगा तो बॉडी की क्या हो जाएगी? डेथ। इसलिए दो चीजें जरूरी हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए याद रखने की, कि एक तो पॉजिटिव फीडबैक एक्सट्रीम अचीव करता है और उस एक्सट्रीम की वजह से बॉडी की डेथ ना हो जाए, इसलिए जरूरी है कि वो इवेंट कैसा हो? टेम्परेरी। जैसा हम एग्जांपल लेते हैं किसका? ऑक्सीटोसिन का, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन हार्मोन कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये यूटेरस की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो इसको बोलते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और जब यूट्रस की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी बच्चे की बाहर डिलीवरी होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन क्या है? पार्चुरेशन हार्मोन। अब सवाल ये आता है यहां पर फीडबैक कैसे आएगा? यहां पर कॉज कौन है? ऑक्सीटोसिन। रिजल्ट कौन है? यूट्राइन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो फीडबैक कौन देगा? यूट्राइन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। किसके लिए? ऑक्सीटोसिन के लिए। लेकिन यहां पर कैसा फीडबैक है? पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा यूट्राइन स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्रस की वॉल में सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ये सेंसरी न्यूरॉन सीधे जुड़ी हुई होती हैं हाइपोथैलेमस से यहां पर, और जैसे ही यूट्राइन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सेंसरी न्यूरॉन इंड्यूस होंगी, हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचेंगे और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज करवा देगा? ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब रिजल्ट बढ़ा कौन? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट ये आया कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और ज्यादा बढ़ गया। यानी यहां इस प्रोसेस में रिजल्ट कौन था? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा
तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आया कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन और ज्यादा बढ़ गया, जिससे और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये कैसा फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। रिजल्ट भी बढ़ रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना और उसकी वजह से फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का बढ़ना, कैसा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे, एक्सट्रीम अचीव होता जाएगा। तो ये बात तो श्योर है कि इस पार्चुरेशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सट्रीम चाहिए, तभी तो उस यूट्रस के अंदर रखा हुआ बच्चा इस फोर्स की वजह से बाहर निकल पाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना था, इसके लिए लिमिट चाहिए थी या एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। इसलिए कैसा फीडबैक काम आया, पॉजिटिव। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम की वजह से बॉडी की डेथ हुई? क्या मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इतने ज्यादा हो गए कि उससे बॉडी को कोई हार्म हुआ हो, कोई डेथ हो गई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पार्चुरेशन कोई रूटीन रेगुलर इवेंट है या एक टेम्परेरी इवेंट है? टेम्परेरी इवेंट है। जब बच्चा बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ये फीडबैक लूप भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये एक्सट्रीम अचीव करता है, दूसरा इस एक्सट्रीम की वजह से बॉडी की डेथ ना हो, इसलिए जरूरी है कि ये एक टेम्परेरी इवेंट हो। तो बताओ ये पार्चुरेशन टेम्परेरी इवेंट है कि नहीं? कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या ये टेस्टोस्टेरोन एक टेम्परेरी इवेंट है? नहीं, ये तो रूटीन रेगुलर हार्मोन है। तो क्या ऐसे केस में पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है? नहीं, इसको तो लिमिट में मेंटेन होना पड़ेगा, इसके लिए तो नेगेटिव फीडबैक चाहिए। तो आपको बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। रिजल्ट बढ़े, कॉज को कम करवा दे, या रिजल्ट कम हो, कॉज को बढ़वा दे, ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि यहाँ लिमिट मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर रिजल्ट भी बढ़े, कॉज को भी बढ़वा दे, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक लिमिट मेंटेन करेगा, और लिमिट मेंटेन किस में चाहिए? जो रूटीन रेगुलर इवेंट ऑफ द बॉडी है, जो लगातार बॉडी में चल रहे हैं। जबकि पॉजिटिव फीडबैक एक्सट्रीम अचीव करेगा, लेकिन खास बात कि अगर ये एक्सट्रीम लगातार बढ़ता जाएगा तो बॉडी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जिन प्रोसेस के अंदर ये पॉजिटिव फीडबैक आता है, वो प्रोसेस, वो इवेंट्स कैसे होने चाहिए? टेम्परेरी। तो इसका मतलब अब ये समझेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन ब्लड में एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद टेस्टोस्टेरोन, जो कैसा फीडबैक दे रहा है? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक। यानी जैसे ही ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगी, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएनआरएच और एलएच का सिक्रीशन सप्रेस हो जाएगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी सप्रेस हो जाएगा, और फाइनली ये टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी अपर लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कैसा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन हमेशा ब्लड में एक कांस्टेंट रेंज में, एक फिजियोलॉजिकल लिमिट में ही मेंटेन होगा। तो ये तो हो गया टेस्टोस्टेरोन का रेगुलेशन। अब बात करते हैं इधर सर्टोली सेल। मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, वो कौन है? एफएसएच। कि अगर मान लो ये जीएनआरएच कौन सा होता? एफएसएचआरएच। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप सेल से क्या रिलीज करवाता? एफएसएच। इस एफएसएच की गोनेड पे टारगेट सेल कौन है? सर्टोली सेल्स। इस सर्टोली सेल से क्या रिलीज होता? इस सर्टोली सेल से रिलीज होता एक तो एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सर्टोली सेल से रिलीज होने वाले केमिकल्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एबीपी का नाम मेंशन किया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है? एबीपी। तो एक तो ये रिलीज होगा सर्टोली सेल से। तो जब एफएसएच सर्टोली सेल्स को इंड्यूस करेगा तो कौन सा केमिकल रिलीज हुआ? एबीपी। दूसरा, इस सर्टोली सेल से रिलीज होगा सम फैक्टर्स। ये सम फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे कि सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में, उसको इंड्यूस करते हैं, जिसको आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में फिर से मेंशन करूंगा। तो चलिए, एफएसएच आया एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसने टेस्टिस की कौन सी सेल को इंड्यूस किया? सर्टोली सेल को, जिससे क्या रिलीज हुए? दो चीजें, सम फैक्टर्स और एबीपी। सम फैक्टर्स का काम क्लियर है, जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, और एबीपी का काम मैंने आपको समझा ही दिया है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करके रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है। तो दो चीजें, पहले भी बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट को कंट्रोल कौन करेगा? एबीपी। क्योंकि एबीपी डिसाइड करेगा कि इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना टेस्टोस्टेरोन रुकेगा। तो चले अब इस बात को समझते हैं। मैंने कहा
कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच बढ़ा, जीएनआरएच बढ़ने से एफएसएच बढ़ा, एफएसएच के बढ़ने की वजह से सर्टोली सेल से एबीपी बढ़ा। अब जितना ज्यादा एबीपी बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ती जाएगी। अब ये रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी क्या? तो बताइए ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये रूटीन या रेगुलर प्रोसेस है या कभी कभी होने वाला प्रोसेस है? बिल्कुल रूटीन और रेगुलर प्रोसेस है। एक बार प्यूबर्टी अटेन होने के बाद फिर लगातार ही स्पर्मेटोजेनेसिस मेल बॉडी में चलता रहता है, तो ये तो रूटीन रेगुलर प्रोसेस है, उसको तो लिमिट में मेंटेन होना पड़ेगा। तो लिमिट मेंटेन करने के लिए कौन सा फीडबैक आएगा? नेगेटिव। तो सवाल ये आता है अब ये नेगेटिव फीडबैक देगा कौन? ये नेगेटिव फीडबैक देगा इनहिबिन। जैसे ही रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जैसे सपोज ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, और आपको मैंने बताया था कि इनके बीच बीच में यहां पर क्या होती है? सर्टोली सेल्स। तो जब सर्टोली सेल से एबीपी का सिक्रीशन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी क्योंकि एबीपी उसको बाइंड करेगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनिया सेल से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा तो जितने ज्यादा स्पर्म्स बनेंगे वो किस पर प्रेशर डालेंगे? वो किससे न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेंगे? किस पर सस्पेंड होने की कोशिश करेंगे? सर्टोली सेल्स पर, क्योंकि सर्टोली सेल उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन। तो जैसे ही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, एक्सेसली स्पर्म बनेंगे, तो सर्टोली सेल इसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज कर देंगी? इनहिबिन। तो इनहिबिन पहली बात तो मेल में कहां से रिलीज होता है? सर्टोली सेल से। किसके रेस्पॉन्स में ये इनहिबिन सर्टोली सेल से रिलीज होता है? एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस के रेस्पॉन्स में। तो देखा जाए तो ये जो इनहिबिन है ये इस जीएनआरएच और एफएसएच का ही तो रिजल्ट है, भले ही डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन है तो रिजल्ट कि भाई जीएनआरएच बढ़ा, उसकी वजह से एफएसएच बढ़ा, एफएसएच बढ़ने की वजह से सर्टोली सेल से एबीपी का सिक्रीशन बढ़ा, एबीपी का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग बढ़ी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा, और रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब एक्सेस हो गया, बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन गए, इसके रेस्पॉन्स में फिर सर्टोली सेल ने क्या रिलीज कर दिया? इनहिबिन। अब ये इनहिबिन ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और नेगेटिव फीडबैक देकर किसके सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा? एफएसएच के सिक्रीशन को। इसका मतलब क्या हुआ? इनहिबिन, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एफएसएच, क्योंकि एफएसएच के बढ़ने से ही एबीपी बढ़ा, एबीपी के बढ़ने से ही रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा, और उस रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बढ़ने से ही इनहिबिन रिलीज हुआ सर्टोली सेल से। तो इनहिबिन किसका रिजल्ट हो गया? एफएसएच का। तो जैसे इनहिबिन बढ़ा यानी रिजल्ट बढ़ा, तो फाइनली उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एफएसएच के सिक्रीशन को यानी कॉज को क्या करवा दिया? कम। तो रिजल्ट बढ़ा और उसने कॉज को कम करवा दिया। ये कौन सा फीडबैक है? ये नेगेटिव फीडबैक है। तो ये लिमिट मेंटेन हो गई कि नहीं? जैसे ही एफएसएच का सिक्रीशन कम होगा उसकी वजह से अब एबीपी का सिक्रीशन कम हो जाएगा, एबीपी के कम होते टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी। तो क्या ये रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एक अपर लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हुई? नहीं हुई। इसका मतलब अपर लिमिट डिसाइड हो गई? हो गई। कैसा फीडबैक है? नेगेटिव। इसका मतलब कि रिजल्ट बढ़ा और उसने कॉज को कम करवा दिया। रिजल्ट कौन था? इनहिबिन। कॉज कौन था? एफएसएच। तो जैसे ही इनहिबिन बढ़ा, ये किसका रिजल्ट था? एफएसएच का। एफएसएच का रिजल्ट। तो इस इनहिबिन ने यानी इस रिजल्ट ने नेगेटिव फीडबैक देके किसको कम करवा दिया? कॉज को, यानी एफएसएच को। कैसा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। इस तरह से मेल हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हार्मोनल रेगुलेशन के हैं इन्हीं को हम कहां अप्लाई करेंगे? फीमेल हार्मोन्स पर। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। लेकिन एक खास बात यहां से जान सकते हैं, आपने ये डिफरेंस भी देखा होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो फीडबैक है वो इफेक्टिवली दोनों जगह गया था। यानी इसका फीडबैक हाइपोथैलेमस पे भी इफेक्टिवली गया था जिसने जीएनआरएच के सिक्रीशन को कंट्रोल किया, और इसका फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी गया जिसने एलएच के सिक्रीशंस को भी डायरेक्ट कंट्रोल किया। लेकिन आप एक खास बात देखें, इनहिबिन का फीडबैक जो है वो मेनली कहां गया है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। इसका मतलब क्या होता है कि इनहिबिन हाइपोथैलेमस पर जाकर प्रॉपर्ली फीडबैक नहीं दे पाता है। यानी इनहिबिन हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के सिक्रीशन को कंट्रोल करने में इतना कैपेबल नहीं है। तो इसका एक्शन मेनली कहां होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जिस पर जाकर ये गोनेडोट्रॉफ सेल से किसके सिक्रीशन को सप्रेस करता है? एफएसएच के सिक्रीशन को। तो ये एक डिफरेंस याद रखेंगे कि सेक्स हार्मोन मेल में कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फीडबैक दोनों जगह इफेक्टिव है, जीएनआरएच के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच के सिक्रीशन को यानी गोनेडोट्रोपिन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन जो इनहिबिन है वो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के सिक्रीशन को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि इनहिबिन का हाइपोथैलेमस पर फीडबैक इफेक्टिव नहीं है। तो इसका फीडबैक इफेक्टिव कहां है? मेनली
एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इसलिए डायरेक्ट किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, एफएसएच यानी गोनेडोट्रोपिन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम आगे अप्लाई करेंगे फीमेल हार्मोन्स रेगुलेशन पर भी।